इन सालों के दौरान तमाम पार्टियों में रहे, अलग अलग पार्टियों से आपने चुनाव लड़ा, जिस दौरान आप 5 बार मोहम्मदपुर से एमएलए मोहम्मदाबाद से एमएलए चुने गए हैं और 2 बार गाजीपुर से आप एमपी भी रहे हैं। इन तमाम पार्टियों को बदलने के बावजूद क्या ऐसी चीज़ है कि इन दोनों जगहों की जनता आपको वोट करती है और इतनी बार उन्होंने पार्टियों के बदलने और न बदलने की कहानी यहाँ से देखिएगा तब अंदाज लगेगा कि एक व्यक्ति 11वां चुनाव लड़ रहा। लंबी कहानी है। हमने बताया कि आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी अपना धरती पर तो है, लेकिन राजनीति में इतनी पिछड़ गई कि वो ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में है न विधान परिषद में है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का हमने आपको बताया कि जब परिवर्तन होने लगा, जब राजनीति शुरू किया था तो न समाजवादी पार्टी थी न बहुजन समाज पार्टी थी, अस्तित्व ही नहीं था। अब इन पार्टियों का बोलबाला है और परिस्थितियां होती हैं जब आदमी, आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि आइडियोलॉजी और सिद्धांत का सवाल है, तो उस तरह से मैं कह सकता हूं कि मेरी विचारधारा आज भी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है। मैं अपने कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट आचरण से आज भी अपने को अलग नहीं कर पाया हूं। अच्छा अफजल साहब, आपने तमाम पार्टियों के साथ काम किया है, अंदर से आप उन सभी पार्टियों को जानते हैं। ये आपको लोग एक बड़े मुस्लिम नेता की तरह भी देखते हैं? नहीं, कतई नहीं। ये एक सवाल मेरे साथ नहीं जुड़ सकता, इसको सुधार लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्योंकि सारी पार्टियों के साथ काम किया है, आज के वक्त में कौन सी पार्टी मुसलमान कह सकते हैं कि वो हमारे नहीं, मेरे यहाँ ये सवाल नहीं है। आप केरल से बिलोंग करते हो तो केरल में ये सवाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी आइएगा तो सहारनपुर में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में, संभल में, उन जगहों पर जहाँ माइनॉरिटी का वोटों का कुछ औकात हो, वहाँ ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। ये सवाल भी हो सकता है। आप पहले देखिए कि पूरे भारतवर्ष में गूगल है, सारी रिपोर्ट आपके पास है। पिछली 17वीं लोकसभा जो मौजूदा है, इसमें 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो जीत के हाउस में गए थे। उसी में एक अफजल अंसारी था। तो ज़रा उसको खोल के देखिए कि जो लोग जीत के आए थे उसमें तो लक्षद्वीप से भी जीत के आए थे फैजल साहब, जहाँ 87% मुस्लिम वोटर है, और अफजल साहब गाजीपुर से जीत के गए थे जहाँ मात्र 10% माइनॉरिटी का वोट है। तो हमारे यहाँ ये कैसे हो, आप इस पे बात कैसे कर सकते हैं जब यहाँ 10% माइनॉरिटी का वोट है और ये बनारस है और ये गाजीपुर है, ये मिला हुआ, ये सरहदें सटी हुई, यहाँ मोदी लड़ रहे हैं और यहाँ अफजल अंसारी राजनीति कर रहे हैं। 10% वोट है। तो हमारे यहाँ तो ये मसला ही नहीं है कि मुसलमान राजनीति और मुसलमान वोट। हमारे साथ तो हर कौम के लोग खड़े हैं। मुस्लिम वोटों की तादाद इतनी कम है कि उसके बल पे तो एक प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता आदमी। इसी से जुड़ा हुआ ही ये सवाल है मेरा, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, पूर्वांचल जो पूरा इलाका है उसमें आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ भी है और मोदी भी यहीं है, अयोध्या भी इसी में ही है, काशी भी यहीं पर ही है, और उसके बाद देखिए मुसलमानों की जो परसेंटेज है वो भी कम है मेरे राइट हैंड पे। लेकिन मेरा सवाल एक बार कंप्लीट हो जाए, लेकिन उस सब के बावजूद पूरे इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो देखेंगे, अगर वीएचपी भी यहीं पर ही है, आरएसएस भी यहाँ पे एक्टिवली काम करता है, उस सब के बावजूद कौन सा ड्राइविंग फैक्टर है जो अंसारी फैमिली यहाँ पर लोगों के बीच में? ये आप देखिए जो दुनिया के सामने परोसा जाता है वो ये कह के परोसा जाता है कि इनकी दबंगई, इनकी ताकत और इनकी माफियागिरी इनकी राजनीति का रहस्य है। आप आए हो, देखो मेरे तरीक़ों को देखो। अगर इस दुनिया में
कोई माफिया हवाई चप्पल पहन के चलता हो और 12 साल पुरानी गाड़ी में वो अपना चुनाव लड़ता हो, तो फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लीजिए। मेरे रूम में, ऑफिस में आप बैठे हुए हो, यहाँ की औकात देख लीजिए। तो ये मीडिया जो है, माफ़ कीजिएगा, हम उस मीडिया की बात कर रहे हैं जिसे गोदी मीडिया की संज्ञा दे दी गई। ये लोग तो बिके हुए लोग हैं, इनका ज़मीर बिका हुआ है, ये सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उनके सामने गोबर रखा है, वो उसको हलवा साबित कर देंगे, और जहाँ हलवा रखा है उसको गोबर साबित कर देंगे। यही कुछ हमारे साथ है। आप ज़मीन पे जाओ, पूछो, लोगों देखो। का ये कहना है पूरे देश में कि मोदी और योगी और इस तरह की जो नहीं, चीज़ें हैं सब वो कुछ लोगों को भड़का रही हैं एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं? देखिए, कमी सब तरफ से है, वो तो भड़काने में कोई कसर नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं न्योता देता हूँ, हम तो नहीं करते, हमारे कार्यकर्ता चुनौती देते हैं कि योगी आके लड़ लें गाजीपुर में। अगर मोदी भी आजमाना चाहें तो वो भी आ जाए, एक बार फैसला हो जाए गाजीपुर की सरजमीन पे, हम नहीं हटेंगे। अगर वो चुनाव लड़ने आए तो एक बार उनसे भी गाजीपुर की जनता की अदालत में फैसला होगा। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि ये सफल कैसे होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आध बार प्रचार करने में गया तो इनको फिजा ऐसी मिल जाती है कि ये सफल हो जाते हैं। इस पर विचार करिए कि 10% वाला 90% पे कैसे हावी है। 1-2 साल से नहीं, 50 साल से लोगों का दिल जीत करके अगर कुछ अपना समर्थन हासिल किया जाए तो वो तो अलग बात है, और खौफ और डर से किया जाए वो एक अलग बात है। मैं तो चलता हूँ, आपने कहीं देखा होगा, मेरे आगे पीछे कोई भी खड़ा हो सकता है, मुझसे कोई भी मिल सकता है, मुझसे कोई भी बात कर सकता है। मैं बिल्कुल एक सामान्य सरल इंसान की तरह से जीवन जीता हूँ। ये मेरे 365 दिन की ज़िंदगी का यही रूटीन है। परिवार का एक बैकग्राउंड है, और परिवार के उस बैकग्राउंड में जो देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है वो एक गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों जलते हैं। उस इतिहास के सामने अपने आप को वो बौना समझते हैं। जिन लोगों का इतिहास एक नाखून कटाने का नहीं है, हमारा इतिहास देश के लिए सर कटाने वालों का है, तो वो नफरत करेंगे। वो बदनाम करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। मीडिया के लोग जैसी चाहे स्टोरी कर दें, जैसी चाहे स्टोरी बना दें। मैं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की जनता सच्चाई को जानती है। मेरे खिलाफ पिछला जो चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में काबीना मंत्री थे मनोज सिन्हा, और संचार मंत्रालय उनके पास था। 2G कब 4G हो गया, 4G कब 5G हो गया। रेल के राज्य मंत्री थे, डाक एवं पोस्ट विभाग उनका था। एक अनुमान लोग लगाते हैं कि 200 करोड़ रुपया यहाँ चुनाव पे खर्च किया गया था। मोदी जी 3 बार प्रचार करने आए थे, हर हालत में जीतना है, तो 1,20,000 वोट से हारे थे। तो अब इसमें हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं रह गया। हमारे संबंध ऐसे हैं कि हम मंदिरों में, मठों में जाते हैं, वहाँ भी हमें सम्मान मिलता है और हम भी उनका सम्मान करते हैं। मेरा ये मानना है कि हम अपने मज़हब से अगर प्रेम करते हैं तो हमें दूसरे मज़हब का सम्मान करना चाहिए, और हमें अपने मज़हब से दिखावटी प्रेम है तो हम दूसरे मज़हब से भी कभी सम्मान नहीं करेंगे। तो ये है, यहाँ जो आपने आरएसएस का नाम लिया, जो सबसे बड़ा मठ है यहाँ, हथियाराम बाबा का मठ, उस मठ के मठाधीश है महामंडलेश्वर। ये पद है महामंडलेश्वर का, भवानी नंदन यति जी महाराज। जब
आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पूर्वांचल में आते हैं तो 2-2 दिन उसी मठ में रुकते हैं, उसी हथियाराम मठ में। और अफजाल अंसारी भी वहाँ जाते हैं तो मठ में मेरा भी स्वागत किया जाता है, अब पूरा सम्मान दिया जाता है। मैं भी कम से कम ऐसी जगहों को जो सूफ़ी संतों और फ़कीरों की सरज़मीन हो, वहाँ पर इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। बगल में भुड़खुड़ा मठ है, कबीरपंथी विचार के लोग हैं, और वहाँ सर्वधर्म समभाव ये आदर्श है उनका। हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ शरारत है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बीरपुर में द्वारिकाधीश का मंदिर है, स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी महाराज, वो वहाँ के जो संत हैं, अब नहीं रहे, दुनिया से चले गए। मैं तो उनका आशीर्वाद लेके पर्चा भरने जाता था। तो हम भी उस तरह का रिश्ता रखते हैं और वो भी हमारे साथ संबंध उसी तरह निभाते हैं। पहले इसी पे अध्ययन कीजिए, रिसर्च करिए, पूरे देश में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ला के दिखा दीजिए जहाँ मुसलमान 10% आबादी में हो और जहाँ 50 साल से राजनीति में, मैं ही नहीं, मैं तो 5 बार एमएलए 2 बार एमपी रहा, तीसरी बार लड़ रहा हूँ। देखिए जनता क्या फैसला देती है। मेरे बड़े भाई साहब मौलाना हैं, दाढ़ी ओढ़ी, आप कभी देखोगी तो सोचोगी कि यह आदमी चुनाव लड़ सकता है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ 10% लोग हैं, अब वो लड़े, 2 बार एमपी 2 बार एमएलए रहे। मेरा छोटा भाई मुख्तार, बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जनपद है मऊ, मऊ जनपद से, मऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 बार चुनाव लड़े एमएलए का, 5 बार जीते रेगुलर, 3 बार जेल में रहे तब भी जीत गए। अब योगी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, चुनाव आयोग भी पूरा रेड एरिया घोषित कर दे, उसके बाद भी कोई जीतता है तो उसको आप उसकी लोकप्रियता मत कहो, उसको जो मान लो, जो कह करके अपने बात को बदलने के लिए जो चाहे करो। लेकिन सच तो यही है कि जनता इतना प्यार करती थी कि जुल्म जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो जेल से पर्चा भरता था तो भी जीत जाता था, बड़े बड़े मार्जिन से जीतता था। मुख्तार अंसारी साहब की बात आप कर रहे हैं, 2005 में जो पूरा वाक़या हुआ, उसके बाद बहुत हद तक ये साबित भी हुआ कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वीएचपी, उसका पूरा हाथ था। किसका? वीएचपी, बीएसपी, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, योगी आदित्यनाथ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो अब बैन हो गई। हाँ, उस घटना से उसको कैसे जोड़ते हैं आप? कृष्णानंद राय, ये एक व्यक्ति थे, मोहम्मदाबाद विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़े, 1996 में चुनाव लड़े और मुख्य फाइटर भी नहीं रहे, चुनाव हारे मेरे मुकाबले, तीसरे नंबर पे रहे। बीच में तो बीएसपी का कैंडिडेट था वीरेंद्र राय। दूसरी बार 2002 में चुनाव लड़े, उस समय राजनाथ सिंह की सरकार थी देश में। और मैं नया तथ्य आपको बता रहा हूँ, चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ, जो 2005 का पूरा बवाल था जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी साहब को जेल भी हुई और 20 साल सजा काटने के बाद जेल, वो आप उसकी बात करें तो उसमें कृष्ण राय का नाम मत लीजिए। मऊ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से मऊ से मुख्तार विधायक चुने गए थे। मुख्तार के विधायक चुने जाने के बाद पहले से भी होते थे, उस बार भी हुए। ये नहीं था कि 2005 में ही विधायक हुए, वो 96 में विधायक हो गए थे। मैं विधायकी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ 2005 में जो सारी चीज़ें हुई और बहुत हद तक ये बात भी 2005 में 2 चीज़ें हुई, एक गाजीपुर में हुई जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई, और एक मऊ में हुई जो सांप्रदायिक दंगा हुआ। जी, उसी की बात कर रही हूँ। तो उसकी दंगे की कहानी ये है कि 14 अक्टूबर 2005 को मुख्तार की कॉन्स्टिट्यूंसी मऊ में ये भरत मिलाप का एक कार्यक्रम था और एक कटरे वाली मस्जिद में तराबी हो रही थी और उससे सटा हुआ मैदान था जिसमें भरत मिलाप होना था। कुछ
लड़कों ने वहाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कार्यक्रम अभी नहीं शुरू था भरत मिलाप का, दूसरे दिन होना था, लेकिन उन्होंने एक रात पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तरावी जहाँ हो रही थी उसमें से किसी लड़के ने जाके तार काट दिया। तो शरारत दोनों तरफ से हुई। उनको रिकॉर्डिंग नहीं शुरू करनी चाहिए थी। अगर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी तो इनको जाके तार भी नहीं काटना चाहिए था। अब इस बात को लेकर के उन लोगों ने ये तय किया दूसरे दिन सुबह कि हम भरत मिलाप नहीं करेंगे, और एक चौराहे पे वो लोग बैठ गए धरना प्रदर्शन करने। सुबह सुबह बच्चे जो स्कूल जाते हैं छोटे छोटे रिक्शों में, वो जाने लगे। चौराहे पे आके जाम हो गया। उनके गार्जियन आए जाम खुलवाने के लिए। तो ये योगी आदित्यनाथ का वो जो संगठन था, विश्व हिंदू परिषद नहीं, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, उसका प्रेसिडेंट, उसके बगल में घर था। जब वहाँ लोग 10-20 लोगों को कहे कि उठ जाइए, आप लोग रास्ता जाम नहीं कर सकते, खोल दीजिए, और ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। तो वो हिंदू युवा वाहिनी का जो प्रेसिडेंट है, उसने अपने छत से सीधे दुनलिया बंदूक से फायर कर दिया। कई लोगों को गोली लग गई, भगदड़ शुरू हो गई। और जब भगदड़ शुरू हुई, बच्चे लोगों के थे, लोग ले लेके अपने घरों को भागे, और यहाँ से दंगे स्टार्ट हुआ। डीएमएसपी के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने टेलीफोन किया, विधायक जी अपने घर पे थे, मुख्तार अंसारी, और इनसे कहा कि आप जल्दी मऊ आ जाए, यहाँ हालत बहुत ख़राब है और दंगा भड़क जाएगा, अभी कंट्रोल किया जा सकता है, आप जल्दी आइए। चूँकि पंचायतों का चुनाव हो रहा था, ज़िला पंचायत के सदस्यों का, और मुख्तार अंसारी डीएम और एसपी के बुलावे पे मऊ पहुँच गए। कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कोई अपने घर को जलता हुआ देख नहीं सकता, उसको बुताने की कोशिश करेगा। डीएमएसपी कोतवाली में बैठे हुए थे। जब कोतवाली गए तो उन लोगों से कहा गया कि चलिए उठिए आप लोग भी, हम भी चलते हैं। उन लोगों ने कहा कर्फ्यू अनाउंस हो गया है और कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, जगह जगह लोग आग लगा रहे हैं, आपको हम फोर्स दे देते हैं, आपकी गाड़ी पे हम पुलिस दे देते हैं वर्दी में असलहों के साथ आपकी सुरक्षा के लिए, और आप जाइए पेट्रोलिंग करिए और लोगों से अपील कीजिए, हो सकता है आपकी बात लोग मान लें। उनकी गाड़ी जो दिखाई जाती है उस पे जो पुलिस खड़ी है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, एक आदमी प्राइवेट उसमें है। ये लोग जब वहाँ से चलते हैं, 2 गाड़ियों से हैं। रास्ते में 2 पत्रकारों को दंगाइयों ने पकड़ लिया था और उनकी पिटाई भी हो रही थी, उनके कैमरे भी छीन लिए गए थे, दोनों के कपड़े फटे हुए थे। विधायक जी पहुंचते हैं और वो देख के चिल्लाने लगे, पत्रकार फोटोग्राफर थे, और विधायक जी वहाँ उतर लिए और उन दोनों पत्रकारों को उन दंगाइयों से बचा लिया और अपनी पीछे वाली गाड़ी में उठा लिया और कहा कि चलो हम बाहर साइड में ले चल के तुमको छोड़ देते हैं, तुम लोग निकल जाओ, यहाँ फोटोग्राफी के चक्कर में जान चली जाएगी तुम लोगों की। बस उनकी ज़िंदगी की वो बड़ी बेवकूफ़ी थी। उन 2 फोटोग्राफरों की जान बचाई, उनका कैमरा बचा दिया, अपनी ही पिछली जिप्सी में बैठा लिया, और जो पीछे जिप्सी में बैठे तो वो अपनी हरकत से कैसे बाज आते, उन्होंने वहीं से शूट करना शुरू किया कैमरा, और जहाँ जहाँ विधायक जी गए वो सब शूट किया। लेकिन उन्होंने जो वो फोटोग्राफी की थी, वो जब बेचा जिसको, उसने उसमें षड्यंत्र के तहत आवाज़ हटा दी और बिना आवाज़ की वो सीडी पूरे देश में चली, आज तक चलती है। कुछ सालों के बाद जो असली ऑडियो वो भी बाहर आई थी, मैंने हम ही लाए जाके। ये शुक्ला जी जो हैं, जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं, पीटीआई वाली, हाँ अपील कर रहे हैं, हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में वहाँ से टेलीफोन करके गाजीपुर से उन्होंने सीएमओ से रिक्वेस्ट करके यहाँ की एम्बुलेंस भी मंगा लिया, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की एम्बुलेंस भी मऊ मंगा लिया, जो घायल थे उनको उठवा करके बीएचयू के लिए रिफ़र कराया। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये वीडियो भी आ गई थी बाद में, जिससे ये बाद में नहीं आया, बहुत नहीं, ये दूसरी वाली जिससे ये साबित हो गया कि वो पीस बनाने की बात कर रहे हैं, दंगा नहीं भड़का रहे हैं,
उसके बावजूद मीडिया ने तमाम तरह का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया, उन्हें गैंगस्टर कहा गया, देखिए माफिया कहा गया। वो मुख्तार के इसके बारे में पीछे आप- पड़े होने की वजह ये है कि उनके पर्सनालिटी से, जनता में उनकी लोकप्रियता से, तमाम ये बड़े बड़े जो आज नामी गिरामी हैं, ये लोग डरते थे, कांपते थे। मुख्तार बनारस से चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट का, और मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के अध्यक्ष रहे उनके खिलाफ अगेंस्ट लड़े हैं। रोहनिया विधानसभा, सेवापुरी विधानसभा 2 विधानसभा में हरा दिया था, और 3 विधानसभा में जोशी अधिक वोट से जीत गए, और मामूली अंतरों से मुख्तार अंसारी जोशी के खिलाफ बनारस से चुनाव हारे। 1 दिन की पेरोल नहीं मिली, वो जेल में थे। पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा है। हम लोगों ने कोर्ट में अर्जी डाली 5 दिन की पेरोल दे दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, 3 दिन की पेरोल की अर्जी दीजिए और उस पर बहस सुनेंगे। 3 दिन की पेरोल की अर्जी दी गई, बहस हो गई। उन्होंने कहा 2 दिन की हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम लोग बनारस में चुनाव अधिकारियों से मिल करके 2 दिन में एक पार्लियामेंट में कोई क्या कर सकेगा, लेकिन हम लोगों ने एक रोड शो के परमिशन ले ली, और रोड शो की परमिशन मिल गई, और ये इंतज़ार था कि मुख्तार पेरोल पे निकलेंगे और खुली हुई जिप्सी में बैठा करके 5 विधानसभा में एक चक्र लगा दिया जाएगा। 1 लाख वोट से जोशी हार गए होते, लेकिन सेटिंग ऐसी हुई कि 1 मिनट के लिए पेरोल नहीं मिली, जेल से निकलने ही नहीं दिया, चुनाव हार गए। मुख्तार मऊ में कल्पनाथ राय के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, उस बार भी यही हुआ, पेरोल भी नहीं मिली, जेल से लड़े थे, और मात्र 8,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। तो उनकी इस जो जनता में लोकप्रियता थी और जो पर्सनालिटी थी, उससे ये सारे लोग डरते थे, घबराते थे, और वो एक ऐसा इंसान था तो दुनिया में नहीं रहा। उसकी क्या, उस जो कंट्रोवर्सी है उसको सफाई देने से अब क्या मिलने को है। लेकिन कहा जाता है, वो हम ये बात अपनी बातों में कहते हैं कि दुनिया में और कुछ तो बनावट हो सकती है, लेकिन जब दुनिया में कोई इंसान अपनी अंतिम यात्रा पे जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा से उसकी औकात का पता लगता है। मुख्तार अंसारी, जब उनकी लाश आई घर पे और जब उनका जनाजा उठा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कोई ताकत नहीं छोड़ी थी जो रोक दिया जाए कि वहाँ कोई 10 आदमी ना जा सके। आपकी वीडियो भी वायरल हुई थी जो DF वो तो एक मामूली सा एक है कि एक जगह पे ये भी नौबत आई कि वो जो लोग पहुंच गए हैं उनको भी मिट्टी नहीं देने देंगे। हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि मिट्टी देने के लिए इजाज़त ली जाए और किसी की अर्थी और उसकी टिकटी के ऊपर लकड़ी रखने के लिए इजाज़त ली जाए। ये तो ऐसा नियम नहीं है। ये सरकार का गुस्सा था, उनके लोगों की आंखें फटी रह गई थी कि जिस इंसान के लिए हम उसे माफिया डिक्लेयर करते रहे, अब तो वो दुनिया से भी जा रहा है। तो ये दीवानगी क्यों, जब सारी पुलिस और सारी ताकत लगी है कि किसी को उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया जाए। लोग दीवाने हो रहे हैं, जान पे देने को तैयार हैं। ये हालत है। अब तो वो रहे नहीं, अब तो दुनिया से जा चुके हैं। उस बात को क्या हम सफाई दें और न दें। आप लोगों का 1% हमारा एलिगेशन पहले से है, उनकी मौत के बाद से नहीं है, और देश के सर्वोच्च न्यायालय में है। हमने सर्वोच्च न्यायालय में ये अब याचिका की है कि मुख्तार को यूपी के जेल में चुनाव के दौरान हत्या की जाएगी, इसलिए मुख्तार को यूपी की जेल से हटा के हिंदुस्तान की किसी जेल में बंद कर दो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल करा दो, और नहीं तो उनकी हत्या करके उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। प्लान यही था, उल्टा हो गया। ये लोग बैकफायर हो गया। ये सोच ही नहीं सकते थे कि मुख्तार की हत्या के बाद इस सरकार को, इनके सूरमाओं को लोग कहेंगे अरे बड़ा जबरदस्त काम हो गया, इतना बड़ा माफिया मार दिया। सोचा तो ये था इन लोगों ने, लेकिन हुआ ये कि आम आदमी में इस घटना से सरकार के प्रति नफरत भड़क गई। पूरे पूर्वांचल में इसका बिल्कुल रिएक्शन हुआ, और उल्टा उनको चुनावी नुकसान हो गया। हर लोकसभा सीट पे 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कतार में बैठे हुए लोगों का, लोग थूकने लगे कि ऐसा गंदा काम क्यों किया।
क्या असर पड़ेगा वोटर्स पर? पता चलेगा, रिजल्ट आने दीजिए 4 तारीख को पता चलेगा। केस का क्या स्टेटस है उनके अभी, जो केस आपने लोगों ने फाइल किया हुआ है कस्टोडियल डेथ को लेकर? उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल किया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, परिंदा पर नहीं पार सकता, 40 CCTV कैमरे हैं, एक्स्ट्रा गार्ड लगाए गए हैं, वहाँ डिप्टी जेलर, सुपरिटेंडेंट और बंदी रक्षक और उनके दवा इलाज के माकूल इंतज़ाम, कहीं से उनके जीवन को कोई ख़तरा नहीं है। इस याचिका के माध्यम से ये लोग कोई लाभ लेना चाहते हैं, पेरोल मांग सकते हैं, आगे चल के किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे तो मुकदमे के ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वो खारिज कर दिया जाए। हम पूरी गारंटी करते हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित और महफूज हैं। हमारे वकील की तरफ से बहस हुई कि हमारी याचिका में बिंदु यही बनाया गया है कि चुनाव के दौरान उनके साथ अनहोनी होनी है, इसलिए इस पे सुनवाई अगर करनी है, इनकी हलफनामे को आपने ले लिया तो चुनाव के बाद की कोई डेट लगा दीजिए और इनको ये आदर कर दीजिए कि उस डेट पर बहस से पहले कम से कम इस अवधि में जो चुनाव की अवधि है, जहां हमें ख़तरा महसूस हो रहा, उसमें तो उनके साथ अनहोनी ना हो। इसको इंगित करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मुख्तार अंसारी के साथ चुनाव के दौरान कोई अनहोनी घटना न घटे, इसका माकूल इंतजाम होना चाहिए। समीक्षा किया जाना चाहिए कि उनके सुरक्षा में जो भी प्रबंध किए गए हैं कोई चूक तो नहीं रह गई, उनके इलाज का माकूल इंतजाम किया जाए। उस सब के बावजूद सब कुछ कर दिया। हमारे देश में एक कानून है UAPA। हाँ? हमारे देश में एक कानून है UAPA, जिसको पिछले 10 सालों में एक प्रसाद की तरह इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हिंदुस्तान में जितना भी स्पेशल कानून बना, मेरा मानना है इसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में जितने स्पेशल कानून बने, सबसे पहले टांडा बना, पोटा बना, मकोका बना, UAPA बना, जितने भी स्पेशल कानून बने, इस स्पेशल कानून का दुरुपयोग हुआ, भयंकर दुरुपयोग हुआ, भयंकर दुरुपयोग हुआ। ये सारे कानून हटाए जाना चाहिए। UAPA आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको एक कानून बता दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। UAPA का बाप है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, इसको पढ़ लीजिए। यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986, इसको पढ़ लीजिए। ये UAPA का बाप है और भयंकर दुरुपयोग है इसका। लेकिन अब है, जनता इतनी जागरूक नहीं है कि इतना उसका विरोध करे कि वो ख़त्म हो सके। टांडा ख़त्म हुआ, पोटा ख़त्म हुआ, लेकिन UAPA और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट आज भी 99% बेगुनाह उसमें बंद किए जाते हैं। तो इंडिया अलायंस की अगर सरकार आती है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह हम लोग ये आवाज़ उठा सकते हैं। सरकार आ जाएगी तो कोई हम प्रधानमंत्री थोड़े बनने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं हम उस सरकार के हिस्सा अगर होंगे तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस सारे चीज़ों को उठाया जाएगा, रखा जाएगा। बसपा के लिए लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का एक तरह से फायदा हो रहा है, बसपा ने एक तरह से गलती की इंडिया अलायंस। अब हम आप कहाँ का मुद्दा लेके ये कह रही हैं, मैं नहीं समझ सकता। बहुत सी जगह ये है कि उनके टिकट से भाजपा को नुकसान भी हो रहा है और बहुत सी जगह ऐसी भी होगी, लेकिन वो अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है और उसका निर्णय लेने का उन्हें स्वतंत्र अधिकार है। उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का किसी को क्या अख्तियार है? क्यों करे? किसको अख्तियार है करने का? Do you guys have any? शुक्रिया। Thank you very much.